बेटा चेक करना एक बार। वालेकुम सलाम, चेक करो जरा। देखिए 2022 से इसका पेपर है आज, ठीक है। जिसको 2022-23 क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2022-23 क्वेश्चन नंबर 1। आंसर से मतलब रखिएगा, कैसे भी आप कर सकते हैं, हमें आंसर से मतलब है। और अपने अपने आपको मार्क खुद देते रहिएगा कि आपके 25 में से कितने आ रहे हैं फाइनली, ठीक है। लिखिए दो दो के स्लॉट में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, द टोटल एजेस ऑफ अमर अकबर एंथनी, द टोटल एजेस ऑफ अमर अकबर एंथनी is 80 years, is 80 years. What was the total of their ages? What was the total? और मुझे आंसर नहीं चाहिए, आप अपना आंसर लिख लीजिएगा और अपने आप को मार्क कर लीजिएगा खुद ही। What was the total of their ages? Of their ages 3 years ago. 3 years ago. ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर ए 71, 72, 74 और 77। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ल्ड, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ल्ड पेसर्स, PACERS, पेसर्स be arranged so that each word begins with P, each word begins with P, P से स्टार्ट हो जाए, and ends with R, और वो बेटा R से खत्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7। इसके हमने कितने सवाल पढ़े हैं? ऐसे क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन करवाए मैंने आपको? 12 फॉर्मेट होते हैं इसके, 12 में से कोई एक इसने पूछा है हमसे ये, ठीक है। चैप्टर का नाम भी देख लीजिए, ये सवाल नॉर्मल आप नंबर सिस्टम का बोल सकते हो, और ये सवाल है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। बेटा ऑनलाइन वाले चेक करिएगा, शर्मीन, अक्सा, फहद, बिलाल, रफत, इंशा, अशद। मार्क योरसेल्फ, अपने आप को मार्क करते रहेगा। पहले वाले सवाल में करने के लिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं। पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 71, क्योंकि ये जो 80 है बेटा, ये टोटल एज है हमारे तीनों लोगों की, और हमसे टोटल पूछा है कितने साल पहले का, और 3 साल पहले तीन लोगों की एज में 3 कम तीनों में से होगा, यानी ये भी 3 साल पहले 3 कम का होगा, ये भी 3 कम का होगा, और ये भी 3 कम का होगा। तो 3 और 3 6 और 3 9, यानी 3 साल पहले जो एजेस का सम रहेगा वो 80 - 9 रहेगा, डेट इज 70। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने 12 सवाल करे, 12 में से कोई एक है। यहां पर हम क्या करते हैं? हम जगह काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कंडीशन अप्लाई करते हैं। स्टार्ट विद द पी, यानी ये फिक्स हो गया, और बेटा एंड विद द आर, ये हमारा एंड हो गया आर से। ये बीच में कितनी जगह बची, और लेटर भी कितने? 4 लेटर 4 जगहों पर, कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो ऐसे भी सवाल नंबर सिस्टम में आ रहे हैं जो आपकी सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये 7n² माइनस 7n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 7n स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये मैंने कभी डिस्कस नहीं करा होगा आपके साथ और शायद मुझे करना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 प्लस 10n, बी 10n माइनस 5 माइनस 10n प्लस 5, ऑप्शन नंबर डी 45 इज इक्वल्स टू 10n। नॉर्मल एनएस नंबर सिस्टम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर आर 32% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, 32% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से इतना कम है, तो ये बताइए व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड। कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, ऑप्शन है आपके पास 85%, 72%, 35% और 20%। ये सवाल आया है हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 चैप्टर परसेंटेज। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी आंसर कर दे फटाफट। वेरी गुड। फर्स्ट वाले का, इसका थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है। इसमें कोई भी बात मेरे सिखाने की या आपके सीखने की नहीं है, नॉर्मल सी बात है, नंबर सिस्टम का सवाल है। वो आपसे कह रहा है आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भाई प्लस माइनस का खेल है, 7n² माइनस 7n प्लस 5 से तो हमें कोई इश्यू ही नहीं है, माइनस बाहर है तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3n और माइनस का 7n स्क्वायर, बेटा प्लस का 7n स्क्वायर और माइनस का 7n स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस का 10n हो गया प्लस 5 और एग्जैक्ट माइनस का 10n प्लस 5 रखा हुआ है यहां पर। इज इट क्लियर। इसमें हमने 3 से 4 वेरिएशन पढ़े हैं, जहां स्टेटमेंट तो यही होता है, जहां हम किस नंबर को 100 मानते हैं, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब थर्ड नंबर को कितना मान लेंगे 100। अब पहला और दूसरा कम है, अगर पहला 32% कम है तो बेटा कितना हो जाएगा 68, दूसरा वाला 20% कम है कितना हो जाएगा। अब कई वेरिएशन से सवाल हो सकता है, ये भी सवाल हो सकता है, बताइए सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है, फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से कितना परसेंट कम है। इसने पूछा है कम ज्यादा नहीं, बस ये पूछा है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट वाला कितना है 68, सेकंड वाले का, सेकंड वाला कितना है 80 इंटू 100, यही करा है। आंसर कितना आ रहा है इसका, ये हो गया भाई 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 7 जा 24, 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना होता है 85। अगर इसमें और वेरिएशन पर सवाल आता है तो हम स्टार्टिंग तो यही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लास्ट ठीक से पढ़ेंगे। मान लो मैं ये पूछ लूं कि फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले से कितना कम है, तो आप देखोगे कितना कम है वो डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला इंटू 100। अलग अलग वेरिएशन पे अलग अलग साल में सवाल देखे हैं, उसमें से एक ही है, ठीक है। कल का पेपर जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो उसमें एक सवाल आया था ट्राइंगल का, जहां हाफ AC साइन थीटा लगा था। इस पेपर में भी एक सवाल ज्योमेट्री का उसमें डाला गया, ठीक है, देखते हैं जब वो आएगा। तो 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 56, द सम ऑफ टू नंबर इज 56, दो नंबर का सम 56 है, दो नंबर को जब आप जोड़ते हो तो 56 आता है, उनका एलसीएम 105 है, उनका एलसीएम 105 है। तो ये बताइए व्हाट आर द नंबर्स,
व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए 7,49, ऑप्शन नंबर बी 24,32, ऑप्शन नंबर सी 35,21, ऑप्शन नंबर डी 27,29। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 प्लस अप टू so on, और लास्ट टर्म है 1/9 into 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 11/10, ऑप्शन नंबर बी 8/9, ऑप्शन नंबर सी 9/10, ऑप्शन नंबर डी 25/1089। दोनों सवाल नंबर सिस्टम के, टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। जिस बच्चे ने ये नहीं भी पढ़ा होगा वो भी सवाल नहीं छोड़ सकता, एलिमिनेट करा सकते हो आप। और ऐसे सवाल छोड़ने के लिए ही होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है 5 वाले का। 5 वाले में सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्या चेक करना है? ऑप्शन का सम कितना होना चाहिए? 56, जो कि इसका भी है भाई। इसका सम कितना है? 56। इसका सम कितना है? 56। इसका सम कितना है? 56। ये तो गया। उनका एलसीएम 105 होना चाहिए बेटा। इसका एलसीएम कभी 105 आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के एंड में 5 नहीं है। इसका एलसीएम भी 105 आ ही नहीं सकता, किसी नंबर के एंड में 5 नहीं है। इसका एलसीएम 105 आ नहीं सकता, किसी नंबर के एंड में 5 नहीं है। इसी का एलसीएम 105 आएगा। लेट अस चेक। 35, 21 दोनों 7 से जा रहे हैं। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। फिर 5 से दोगे, फिर 3 से दोगे, एलसीएम 7 5 जा 35 into 3 105। इसी का एलसीएम कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। दैट इज अवर आंसर। आप जब ऑप्शन एलिमिनेट करा रहे होंगे तो ये बात भी ध्यान में रखने की थी कि मैं इसको कभी एलिमिनेट कराता ही नहीं, ए बी को। मुझे पता था इसी का आंसर एलसीएम 105 होगा, क्योंकि एलसीएम में लास्ट में 5 आ रहा है और इस नंबर में भी 5। भाई 5 का डिजिबिलिटी टेस्ट यही तो होता है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। बाकी ऑप्शन में कहीं भी 0 और 5 है ही नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल छोड़ने के लिए होते हैं। एक आध सवाल, कल के पेपर में ही मैंने एक सवाल ऐसा बताया था, आज के पेपर में एक सवाल ही है। ऐसे पैटर्न को करते कैसे हैं? ये किसी पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे मान लो एपी होती, सवाल छोड़ने लायक नहीं है, कर लेते हैं हम। आप यहाँ रैंडम देखो, 1/1 into 2, 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस अप टू 1/9 into 10। तो ये मैं बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व होता है, लेकिन छोड़ सकते हैं हम इस सवाल को वहां पर। यहां आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर नंबर एक से बढ़ रहा है नीचे। 1 2 स्टार्ट विद द 2, 2 3 स्टार्ट विद द 3, 3 4 स्टार्ट विद द 4, और ऐसे करते करते 9 into 10 सम पूछ रहा है। तो ऐसी सीरीज में सम जो होता है वो होता है कि हमारा पहला वाला टर्म कितना है, न्यूमरेटर से, और हमारा एंड वाला टर्म कितना है, न्यूमरेटर को लेके। इसका पहला टर्म कितना है? 1/1। 1/1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब 1, और लास्ट वाला है 1/10। जो पहला वाला टर्म होगा वो लेंगे, लास्ट वाला टर्म होगा वो लेंगे, और दोनों का माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो इस सीरीज का सम है। माइनस करेंगे तो 10 में से एक गया, कितना? 9/10। ऐसी बहुत सीरीज होती हैं, बहुत ज्यादा। हर किसी का अलग अलग कुछ रिजल्ट होता है। इसका रिजल्ट ये क्यों है? क्योंकि जिससे एक टर्म खत्म हो रहा है दूसरा वाला उसी से स्टार्ट हो रहा है। सबके न्यूमरेटर्स कुछ भी हो लेकिन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी और यहाँ भी 2, और सब जिससे खत्म हो रहे हैं उससे स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम को छोड़ देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम मेरिट डिसाइड नहीं करते। मेरिट डिसाइड कौन करता है? आसान वाले सवाल। अगर आप आसान वाले सवाल को कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो कट ऑफ डिसाइड होगी, मेरिट डिसाइड होगी पेपर की। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा पेपर था वैसे, 21 22 23 का, बढ़िया करने वाला। अब तक लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें हमें वक्त लगे। इसका मतलब आगे पेपर में ऐसा सवाल मौजूद होगा जहां हमें वक्त लगेगा। ठीक है, ये भी 2 साल के डिस्कस कर लिए हमने, उसमें ये भी पैटर्न ऑब्जर्व करा। भाई अगर ऐसे सवाल मौजूद है जहां हमें वक्त नहीं लग रहा, तो ऐसे सवाल भी है जिसके लिए वो वक्त सेव कर रहा है, वो आगे आपको पता पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 के बाद 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है।
बोल रहे ए किसी काम को 6 दिन में कर लेगा, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेगा, सी किसी काम को 24 दिन में कर लेगा। तो ये बताइए अगर ये तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं तो कितने दिन में वो काम हो जाना चाहिए। 5 राइट 2/7 डेज में, 4 राइट 3/7 डेज में, 3 राइट 3/7 डेज में, नन ऑफ द अबव। टॉपिक यूनिट नंबर 1 चैप्टर टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन इन 6 डेज। ए अकेला काम 6 दिन में कर देगा। आगे लिखिए, बी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर देगा। तो ये बताइए, इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर दोनों साथ काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। 3 4 9 7, 3 4 9 7, दोनों ही सवाल एक ही साल के पेपर में टाइम एंड। इसका मतलब पेपर दो बातें बता रहा है। एक तो ये कि पाइप एंड सिस्टम से हो सकता है आगे सवाल ना हो, क्योंकि दो ही मैक्सिमम सवाल है इस यूनिट से हमारे पास। या तो एक पाइप सिस्टम से और एक टाइम एंड वर्क से आ जाए, या दोनों पाइप एंड सिस्टम से आ जाए, या दोनों टाइम एंड वर्क से आ जाए। दोनों ही सवाल टाइप नंबर 1 के जो हमने पढ़ा है, यहां भी टाइम नहीं लग रहा। इसका मतलब आगे का सवाल कोई टफ है पेपर में। ओके, 6 12 24 का एलसीएम 24, 6 4 24, 12 2 24, 24 1 24। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई तीनों का वन डे वर्क। 4 और 2 7 और 1, सॉरी 4 और 2 6 और 1 7, 24/7 कौन सा ऑप्शन है, सी। 7 3 21, 21 + 3 24। ये तो और आसान हो गया। 6 12 का एलसीएम 12, 6 1 6, 6 2 12 और 12 1 12। आंसर विल बी 12/3, दैट इज 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। 25th टर्म ऑफ एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 25वां टर्म, 25th टर्म उस एपी का क्या होगा। एक एपी है, उसका 25th टर्म क्या होगा अगर 9th टर्म -6 है, 9th टर्म -6 है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस 5/4 है, कॉमन डिफरेंस 5/4 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, डी की वैल्यू 5/4 है। ऑप्शन नंबर ए 16 18 12 14। नंबर सिस्टम टॉपिक एपी। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन, in how many ways can 7 MBA and 5 MCA student, 7 MBA and 5 MCA student, कितने तरीके हैं आपके पास 7 MBA और 5 MCA के बच्चों को बैठाने के, बी सीटेड इन अ रो, इन अ रो। अगर आप उन्हें एक रो में बैठाना चाहते हो, सो दैट नो 2 MCA स्टूडेंट सिट टुगेदर, नो 2 MCA स्टूडेंट सिट टुगेदर। कोई 2 MCA वाले बच्चे कभी साथ में नहीं बैठने चाहिए। जैसे आपकी शीट में सवाल है 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठने चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वोवल साथ में नहीं आने चाहिए, उसी तरीके से कोई से भी 2 MCA के बच्चे कभी साथ में ना बैठे। ऑप्शन नंबर ए 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6p5। ऑप्शन नंबर बी 12 फैक्टोरियल। सी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5p7। ये तो बहुत ही गलत हो गया, सी वाला बहुत ही गलत क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए r से, ये तो लिखा ही गलत है। 5p7। ऑप्शन नंबर डी 7 फैक्टोरियल इंटू
8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, किसका किसका? एपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का। एस एन में ए प्लस एन माइनस वन, 2a प्लस एन माइनस वन टू डी एस एन का फॉर्मूला होता है, एपी का कोई फॉर्मूला नहीं। 9th टर्म को a प्लस 8d लिखते हैं, मैं बताता हूं। मैंने किसी बैच में डिस्कस नहीं करा है, किसी भी बैच में। आप समझो कि मैंने नहीं पढ़ा है अभी, ना ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 9th 10th यहां कहीं आपने देखा होगा, जनरल बात है, ठीक है। रिवीजन के तौर पर, क्योंकि सवाल सामने है मेरे, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं। किसी भी एपी के पांचवें टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 4d। किसी भी एपी के छठे टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 5d। किसी भी एपी के 100वें टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 99d। उम्मीद है जो पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं वो आपने देख लिया है। पांचवें टर्म की बात कर रहे हो तो a प्लस 1 कम 4d, छठे टर्म की बात कर रहे हो तो a प्लस 1 कम 5d, 100वें टर्म की बात कर रहे हो तो a प्लस 1 कम 99d, जहां a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। लेट अस सॉल्व। नवे टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 8d, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -6, और d की वैल्यू भी दे रखी है 5/4। यहां d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 8 इंटू डी की वैल्यू है 5/4 इक्वल टू -6। a प्लस 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 इक्वल टू -6। ये 10 जब इधर जाएगा तो -6 और -10 कितना हो जाएगा? a की वैल्यू आ गई -16। अगर किसी एपी में आपके पास a और d है तो आप दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हो जो वो पूछे। वो आपसे पूछ रहा है 25वां टर्म, जो कि लिखा जाएगा a प्लस 24d। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। a कितना आया है? -16 प्लस 24 इंटू डी, व्हाट इज डी? 5/4 -16 प्लस 4 6 24, 5 6 30, 30 में से 16 गया, कितना बचा? 14। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज द लॉजिक? टर्म कोई भी पूछे लिखते ऐसे हैं। पांचवा टर्म a प्लस 4d, 1000वां टर्म क्या होगा? a प्लस 999d, 17वां टर्म क्या होगा? a प्लस 16d। इज इट क्लियर? ओके, इसका आंसर बताइए। चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो यही है जो मैंने आपको बताया, बस मैं उसमें ले जाना नहीं चाह रहा आपको। a प्लस n माइनस 1d ही यही है। वो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लिख लो इस बात को भी। अगर कभी सम पूछे, कोई एपी दे दे और पूछे व्हाट इज द सम ऑफ दिस एपी, तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस दो ही चीजें एपी में, या तो ये टर्म वाला सवाल पूछेगा या एक एपी देके पूछेगा इसका सम बताइए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a बेटा फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म है। इज इट क्लियर? बस यही दो बातें होती है एपी में, एसएन और वो जनरल टर्म वाला जो अभी अभी पढ़ाया। हाँ जी, 10 वाला क्वेश्चन किसने कर लिया? ए आ रहा है, ओके, और डी आ रहा है, ओके, और ए डी के अलावा बी इनफ अभी शुरू नहीं किया, करिए, 1 मिनट लेते हैं। एक बात और मैं बता दूं जो शायद आपको कुछ हल्का कर दे। ये जो आज का ऑनलाइन में है, 8 बच्चे करीब, लेकिन एक ही बैच में क्लास लग पाई है, 4.2 में क्लास चल रही है। और आपके लिए मैंने पर्सनल मैसेज भी करा था अलग को, जिसमें टाइम टेबल नहीं गया था। तो कुल मिला के 2.2, 4.2 और 5.2 वाले बच्चों को बुलाया था। 2.2 में 25 बच्चे हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे हुए हैं। 4.2 में भी अच्छे खासे बच्चे हैं, उसमें से 1 2 बच्चे बैठे हुए हैं।
5.0 में 1 2 ये 2 बच्चे हैं। तो आपका जो अब कंपटीशन है वो उनसे ही है जो लास्ट टाइम पे एक्टिव होते हैं। जो छोड़ चुके वो तो छोड़ ही चुके, वो तो गए, उनका कंपटीशन नहीं है आपसे। तो आप जो लोग बैठे हुए हैं वो और फाइनल चैप्टर वाले बच्चे थोड़े एक्टिव हैं, उन्हीं से कोचिंग के अंदर कंपटीशन। ऐसे ही और कोचिंग के बच्चे होंगे, मान लीजिए और किसी कोचिंग में 4-5 बैच है, तो अब वो 4-5 बैच वाले बच्चे अब कितने एक्टिव हैं, उन्हीं से आपका कंपटीशन मेन वाला। ठीक है, यूजर कह रही है तो आज ही आएंगे। क्या कल आई थी तुम? ठीक है, इसका आंसर और क्या क्या आ रहा है? ए। लेट अस चेक, आइए चेक करते हैं। ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं इसका सारे लोग डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी ऐसे सवाल हैं इन सवालों में एक लॉजिक याद रखिए, आपका आंसर आ जाएगा फौरन। वो लॉजिक क्या है? जिनके ऊपर कंडीशन नहीं है पहले आप उन्हें बैठा दो आराम से। कौन दो स्लॉट है? एमबीए वाले बच्चे और एमसीए वाले। एमबीए वाले बच्चों के ऊपर कोई शर्त नहीं है। शर्त किसके ऊपर रखी है उसने? एमसीए। तो पहले आप आराम से एमबीए वालों को बैठा दो। एमबीए वाले कितने हैं? ये 7 लोग 7 जगहों पर ही बैठ पाएंगे, हाँ या ना? भाई ये बैठ गए एमबीए वाले बच्चे। एमबीए वाला बच्चा 1, एमबीए वाला बच्चा 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये एमबीए वाले बच्चे 7 जगहों पर बैठ जाएंगे। यस और नो? इन्हें क्यों बैठाया सर पहले, एमसीए वालों को क्यों नहीं बैठाया? जिस पर क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि ये साथ में नहीं होने चाहिए या हो, उन्हें हम कभी नहीं बैठाते। पहले जिन पर कंडीशन नहीं है आप उन्हें बैठा लो। तो एमबीए वाले बच्चों पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी ये 7 एमबीए वाले बच्चे कितनी जगहों पर बैठ जाएंगे? अगर आपके घर पे 7 मेहमान आए और उन्हें 7 जगह पर बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हो? 7 फैक्टोरियल। अगर 7 एमबीए के बच्चों को मुझे 7 जगहों पर बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकता हूं? 7 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? यानी ये तो गया और ये भी नहीं है। अब किसी बच्चे का आंसर ये आ रहा है और किसी बच्चे का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, जब ये एमबीए वाले बच्चे बैठ गए, अब देखिए 2 बातें, बचे हुए लोग कौन है और कितने हैं? कौन है? एमसीए वाले। कितने हैं? वैसे तो वो 5 फैक्टोरियल जगह पर बैठेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि 2 एमसीए वाले बच्चे साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा इन 5 एमसीए वाले बच्चों के लिए इस शर्त को पूरा करने पर बैठने की जगहें कितनी है। शर्त क्या है? साथ में नहीं बैठने चाहिए। ये साथ में सिर्फ एक ही कंडीशन पे नहीं बैठेंगे, जब हर 2 एमसीए वाले बच्चों के बीच में एक एमबीए का बच्चा होगा। जैसे मैं ऐसी सवाल बॉयज और गर्ल्स का दे दूं और बोलूं 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं हर 2 लड़की के बीच में कौन होना चाहिए? एक लड़का, तभी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। इसी तरीके से अगर 2 एमसीए वाले बच्चे साथ में ना बैठे, कोई पर्टिकुलर 2 नहीं, हर 2 बच्चे, कोई भी 2 एमसीए वाले के बीच में एक एमबीए वाला बैठना चाहिए, तभी वो साथ में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब इन एमसीए वालों को बिठाने के लिए हमारे पास कितनी जगह है? व्हाइट मार्कर से लिख रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जगहें। आप इन 8 जगहों में से कहीं भी बैठाइए, कभी भी 2 एमसीए वाले बच्चे साथ में नहीं आएंगे। इसकी एक ट्रिक और बताता हूं, जो लोग डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे। जितने दूसरे वाले बच्चे हैं, कौन है? एमबीए वाले 7, जगह उससे एक ज्यादा होगी। जैसे ये 7 एमबीए वाले बच्चे थे, तो एमसीए वालों को बैठाने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? एक ज्यादा, 8। जो ये नहीं समझना चाहता वो डायग्राम से समझ ले। कितनी जगह है हमारे पास टोटल? 8। लेकिन 8 में से हमें चाहिए कितनी? सिर्फ 8p5। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अभी ऑप्शन पे बाद में आऊंगा, पहले बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया कैसे आया? ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब भाई ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसने 8p5 को सॉल्व करा है। आओ सॉल्व करते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं फिर 7 फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। 8 में से 5 गया, ये दिख रहा है हमें। इसकी एक शक्ल ये भी है, 7 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता है,
8 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता है, 3 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता है। ये और ये दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सवाल थोड़ा सोचने वाला था, जो बड़ा नहीं है सवाल, लेकिन सोचने वाला था। जो वक्त आपका ऐसे क्वेश्चन पे सेव हुआ है टाइम एंड वर्क जैसे, वो यहां लगाना है। क्या इस ऐसे सवालों को कभी भी पहले स्लॉट में नहीं लगाते? सवाल पढ़ के पता पड़ जाता है कि आपको आएगा या नहीं। जैसे मान लो आप एमबीए का पेपर दे रहे हो, या इस साल जितने बच्चों ने दिया होगा, तैयारी है उन बच्चों की, उन्होंने ये सवाल पढ़ा, ये फील नहीं आ सकता उन्हें कि ये सवाल हमसे नहीं होगा, अगर ऑन एवरेज भी तैयारी है तो। इस सवाल को पढ़ के ये फील नहीं आ सकता ये नहीं होगा, आ ही नहीं सकता, टाइप 1 का सवाल है। इस सवाल को पढ़ के डाउट आ सकता है कि यार हो सकता है पहली बार में ना हो, तो पहली बार में छोड़ने वाले सवाल होते हैं, पेपर में छोड़ने वाले नहीं, पहली बार में। यानी आप छोड़ दिए, सर्कल लगा के आगे बढ़ जाइए, बाद में देखेंगे, पहले ऐसे सवालों को निपटा लेते हैं जो हमसे एक बार में हो गए। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर ये पीएनसी है बेटा। देखो इस बार इस यूनिट से सवाल ज्यादा है, पीएनसी से 2 सवाल हो गए, अगला सवाल सेट का है और फिर प्रोबेबिलिटी का है। और ये पैटर्न मैंने आपको ऑब्जर्व करवाई दिया, हर बार एमबीए एमयू क्या कर रहा है, एक यूनिट पकड़ रहा है, उससे सवाल ज्यादा देता है। जैसे एक पेपर हमने सॉल्व किया था, उसमें ज्योमेट्री भरी हुई थी लास्ट ईयर वाले में, फिर यूनिट 2 भरा हुआ था, और इस पेपर में यूनिट ये वाला सेट थ्योरी पीएनसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 2 सवाल ये हो गए, आगे देखिए। इसीलिए हर यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एवरी यूनिट, जो हमारा फिक्स सिलेबस है 22-23 नंबर का। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लेते हैं ए और बी क्या है, 2 सेट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 0.16, number of element in B is 0.14, number of element in A union B is 0.25, number of element in A intersection B is equal to what? Option number A 0.3, 0.5, 0.05, 0.005। क्वेश्चन नंबर 12, 2 dice are tossed, 2 dice कितने आउटकम, कितने आउटकम, 36 आउटकम। क्या वो 36 लिखते हैं हम कभी? नहीं, हमारे दिमाग में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक इवन नंबर आ जाए, कहां पर? ऑन द फर्स्ट डाई, पहली वाली डाई पर, ऑन द फर्स्ट डाई, और अ टोटल ऑफ 8, और अ टोटल ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी का कौन सा टॉपिक? सेट थ्योरेटिकल अप्रोच, क्योंकि और लगाए ए और बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसीलिए ऊपर सवाल ऐसा रख दिया कि आप देख लो। ऑप्शन नंबर ए 5/6, 4/9, 29/36। मैंने अपने हाथों से कराया हर बैच में ये सवाल, इसीलिए आंसर बता देना, बता रहा हूं। सेट का सवाल है, सेट थ्योरी, और ये सवाल प्रोबेबिलिटी का है बेटा, प्रोबेबिलिटी। जो लॉजिक ऊपर लग रहा है वही लॉजिक के साथ नीचे आंसर आएगा। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अक्सा, बिलाल, इंशा, अशद, फहद, रफत, प्लीज आंसर। ये फहद पढ़ रहा है या नहीं? वैसे पूछ रहा हूं मैं, तो साथ रखो उसे। हाँ बेटा, एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8, और अ टोटल ऑफ 8। बीच में और का मतलब यूनियन, यूनियन मतलब इंटरसेक्शन। मतलब तो मैं आपको पहले बता चुका, अब तो आप मुझे आंसर बताइए।
नंबर आ जाए तो 2 गुना। भाई ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं बच्चे। बेटा 5/9 तो लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है फिर कुछ? 5/6, 4/9, 29/36, 19/36 सही लिखे मैंने? एक बार बच्चे चेक करना। 5/6, 4/9, 29/36, 19/36। अगर 5/9 आ रहा है तो हो सकता है कुछ गलती हो, देख लेंगे। 5/9 ये बता रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा इसका कितना आ रहा है 11 वाले का? लेट अस चेक। भाई इसको करने के लिए ये फील आ ही नहीं सकता, ये सवाल हमसे नहीं होगा। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, फॉर्मुला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मुला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी, यानी ये दिया हुआ है 0.25। ए में कितने हैं? 0.16। बी में कितने हैं? 0.14। और इंटरसेक्शन पूछ रहा है, आसानी के लिए एक्स लिख ले रहा हूं, -x। ये -x इधर आएगा +x। ये दोनों जब ऐड होंगे 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 0.30 माइनस 0.25 और 0.30 में से 0.25 गया तो कितना बचा? 0.05 बचा। 0.05। कितने लोग थे इनका? बी आ रहा था, सी आ रहा है सबका, इट इज 0.05। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी का ही सवाल है। हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी और उसमें एक हेडिंग पढ़वाई होगी मैंने आपको, सेट थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी पहचान ऐसे सवालों की होती है और एंड वाले सवाल, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेटा इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहली डाई पर इवन नंबर आएगा, ये होता है सेट ए। और टोटल ऑफ 8 ये होता है सेट, और का मतलब होता है यूनियन, यानी ये हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की डिमांड कर रहा है। और हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले पे नजर डाली तो मुझे आंसर के लिए ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए पहले। जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो बी को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ए को देखेंगे। आओ देखते हैं ए को। भाई ए ये है, पहली डाई पर इवन नंबर होना चाहिए, यानी जो 1,1 वाली सीरीज है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें पहली डाई पे 1 आ रहा है, 1 इज नॉट इवन। दूसरा वाला 2,1 लिख ले रहा हूं मैं ताकि क्लैरिटी रहे। 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ये आएगा, क्योंकि पहली डाई पे 2 आ रहा है, डेट इज अ इवन नंबर। 3 वाली सीरीज नहीं आएगी, 4 वाली सीरीज पूरी आएगी। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 5 वाली नहीं आएगी, 6 वाली आएगी। 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 ये सारे एलिमेंट आएंगे ए में। कितने एलिमेंट हो गए? 18, यानी ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 18 और 2 डाइस का मतलब टोटल आउटकम 6 की पावर 2 36, 18/36। बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं ए को नहीं देखूंगा। व्हाट इज बी? टोटल ऑफ 8। सोचते हैं टोटल ऑफ 8 1 वाली सीरीज का कुछ आएगा? लास्ट 1,6 से नहीं मिल रहा। 2 वाली सीरीज का, 2 वाली सीरीज में आ गया मेरे पास 2,6। 3 वाली सीरीज में आ गया मेरे पास 3,5। 4 वाली सीरीज में आ गया मेरे पास 4,4। 5 वाली सीरीज में फिर से 5,3। 6 में 6,2। सिर्फ ये कौन से एलिमेंट है जो सेट
बी में है, कितने हैं, यानी 5/36। इंटरसेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता यहां, मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाले नहीं आएंगे। क्या ऐसे दो कुछ एलिमेंट है जो कॉमन हो इसमें और इसमें दोनों में? एक तो ये है 2,6, एक ये है 4,4, एक ये है 6,2, यानी ऐसे 3 एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन -3/36। इज इट क्लियर? आपके समझ में आना चाहिए, मैंने पढ़ा है, कार्ड वाला ऐसा सवाल कराया हमने, नॉर्मल भी करें। 5 में से 3 गया 2, और 18 और 2 20, आंसर इज 20/36। और 20/36 को लिख सकते हैं 4 5 20, 4 9 36। तो या तो ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है या कुछ है, हमारे पास नहीं था ना 5/9 और 9 20/36 था, तो किसी एक को 5/9 कर लीजिए, इस 4/9 को ही 5/9 करके ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो। इज इट क्लियर? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली वाली डाई पे ही बनाना चाहिए, दूसरी पे कुछ भी आ जाए। 2,1 का मतलब तो लिखा होता टोटल इतना चाहिए, लिखा कहां है? ठीक है, बढ़े आगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़िए। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, मार्क योरसेल्फ, अपने आप को मार्क करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल भी बहुत गलत करके आते हैं लेकिन करने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लेके, द सिंपल अरिथमेटिक मीन, द सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन बताइए ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का। ऑप्शन नंबर ए n-1/2, n+1/2, n+1/2, 2n+1/3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, A and B are two sets, A and B are two sets, फिर से सेट थ्योरी, A and B are two sets, what is the value of A union B का कॉम्प्लीमेंट? What is the value of A union B का कॉम्प्लीमेंट? ऑप्शन नंबर ए, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। ऑप्शन नंबर डी, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले 13 का आंसर बताइए। 13 का सी है। ओके, चलो एक बात बताओ, ये तो खैर रटने वाली चीज थी, मान लीजिए कि मैंने याद करा था एग्जाम में जाने से पहले और मैं भूल गया, अब क्या करेंगे? मैं भूल गया ये फॉर्मूला, क्या छोड़ेंगे ऐसे सवाल को? ये तो भाई मेरिट डिसाइड कर देगा, छोड़ तो नहीं सकते, क्या करेंगे? और यही करना, याद हो ना तब भी यही करना, जो कह रहा है उसमें अपनी तरफ से वैल्यू ले लीजिए। वो क्या मांग रहा है? वो अरिथमेटिक मीन मांग रहा है पहले एन नेचुरल नंबर का। आप कितने भी पहले एन नेचुरल नंबर ले लो, मैं 3 लेता हूं, मैं नंबर लेता हूं लेट द नंबर 1, एक बार सुन लो जरा, कुछ अच्छी चीज समझा रहा हूं, काम आएगी। मैंने नंबर ले लिए 1, 2, 3, यू कैन टेक 1 2 3 4, यू कैन टेक 1 2 3 4 5, जितनी कैलकुलेशन आपको बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं, मुझे कम रखनी है, मैंने 1 2 3 लिया। मुझे इसका अरिथमेटिक मीन चाहिए, क्या मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूं? आओ निकालते हैं। अब देखो सवाल की कैलकुलेशन खुद बता देती है कितने नंबर लेने हैं। अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालूं तो 1 + 2 + 3, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3, यही होता है अरिथमेटिक मीन। 3 और 2 5 और 1 6, 6/3 कितने हो गया? यानी इसका अरिथमेटिक मीन 2 आएगा। ठीक है, मैंने इस एग्जाम्पल में n कितना लिया है? 3 लिया है। इसका मतलब ये इसमें से जो भी आंसर होगा n = 3 रख के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये फील आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने यहां कितने नंबर लिए हैं? 3, यानी मैंने n की वैल्यू 3 ली है, मैंने n की वैल्यू 3 ली है ना भाई। ये कह रहा है कि ये अरिथमेटिक मीन है, मैं कह रहा हूं कि कितना अरिथमेटिक मीन है? 2।
यानी मैं अगर n इक्वल टू 3 यहां डाल दूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेट अस चेक। सामने देखिए, अगर आप इसमें n, बेटा प्लीज बात मत करो, अगर आप इसमें n इक्वल टू 3 पुट करते हो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, पूरा क्यों बता रहे हो, 3 माइनस 1, हाँ भाई तो आगे तो बताओ, नीचे भी तो 2 है, कितना आ रहा है आंसर, यानी इसका आंसर आ रहा है 1। मुझे कितना चाहिए था, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर n की वैल्यू 3 रखिए, 3 और 1 4, 4 बाई 2 कितना है 2, ये मेरा आंसर है। आप पता है ये क्यों बता रहे थे, क्योंकि आपके जहन में ये स्ट्राइक है सम ऑफ n नेचुरल नंबर ये होता है, वो उसने पूछा नहीं, उसने पूछा है अरिथमेटिक मीन बताइए n नेचुरल नंबर का। ये आंसर कब होता, जब पूछता व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, दैट इज n ब्रैकेट n प्लस 1/2। लेकिन उसने पूछा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दैट इज n प्लस 1/2। हमें फॉर्मूले याद ही नहीं है, मुझे भी नहीं याद, मुझे भी फॉर्मूले याद नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है। चाहे ये क्यूब पूछे, ये स्क्वायर पूछे, एग्जाम्पल लीजिए, वैल्यू पुट करिए, जहां आंसर आ जाए वही आंसर। इज इट क्लियर, लिख लीजिएगा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर आप याद रख सकते हो तो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ, और आप ये कट ऑफ वाला क्वेश्चन गलत कर आते, यानी इससे आपके उस पर फर्क पड़ता। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले होते हैं, जो नहीं छोड़ने वाले होते हैं वो आसान होते हैं और वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं, जैसे सवाल ये है, ठीक है। नहीं है कंफ्यूजिंग, नहीं है, आपने गलत लगाया, आप ये मानो ना, वो कंफ्यूजिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है, अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, क्या कंफ्यूजन, आपने गलत मार्क कर दिया, वो कहां कंफ्यूज है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सवाल बदलता सम ऑफ एन नेचुरल नंबर तो आप सही मार्क करके आते, वो कहां कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं है, सवाल बिल्कुल सही। तुम भाई यही करके आना, n इक्वल टू 1 2 3, फॉर्मूले याद मत करो, जब मैंने नहीं करा, मुझे खुद नहीं याद है, ठीक है। 14 लेकिन मैंने आपको याद कराया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कितनी बातें बताता है, 3। डी मॉर्गन्स लॉ 2 बातें बताता है। ये जो साहब थे डी मॉर्गन, इन साहब ने 2 बातें कही थी, डी मॉर्गन, और इन्होंने 2 बातें जो कही वो फेमस हो गई डी मॉर्गन लॉ के नाम से। इन्होंने कहा कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, अंदर यूनियन है तो बाहर। दूसरी बात इन्होंने कही, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर। ये 2 बातों को हम मिला करके पढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, अंदर यूनियन है बाहर, दिस इज डी मॉर्गन लॉ। इज इट क्लियर, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ये डी मॉर्गन लॉ भूल गया, ये सवाल भी अब कट ऑफ डिसाइड करने वाला है, क्या हम ऐसे एग्जाम्पल लेके लगा देंगे, यस वी कैन, हम लगा सकते हैं। हमको ये ए और बी क्या है, ले लीजिए कोई भी सेट, ए ले लीजिए 1, 2, 3, यूनियन इंटरसेक्शन की बातें हो रही है तो बी ऐसा लेना है इसमें कुछ कॉमन हो, 3, 4, 5, समझ रहे हो। ए डैश आता है यू में से माइनस करके, यू भी ले लीजिए, यू ले लीजिए 1 2 3 4, किसी बच्चे ने लिया 1 2 3 4 5 6, उसका भी सही आएगा। ए डैश निकालिए, बी डैश निकालिए, सेटिस्फाई करा के देख लीजिए कहां हो रहा है। लेकिन वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है, बेहतर ये है कि आपको चीज याद आ जाए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसे, अगर भूल गए तो ये छोड़ने वाला नहीं है। क्या आपको ए डैश निकालना आता है, कैसे निकालते हैं ताबिश ए डैश, किसमें से किसको माइनस करके, बताना ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, अगर u 1 2 3 4 5 है तो कितनी आएगी, 4 5। भाई ये 1 2 3 पूरा उड़ गया तो ये कितना आएगा, 4 5। बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बी डैश की वैल्यू आएगी, भाई बी है 3 4 5, तो 3 4 माइनस कर दिया आया 1 2। अब आपके पास जितने सेट लिखे हुए सब है, वैल्यू डाल के देख लिए कौन का सही आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब ये मत कहना यूनियन कैसे निकालते हैं भूल गए, कैसे निकालते हैं यूनियन, इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा,
मैं कह रहा हूं इन दोनों सेट का यूनियन जब निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर इन दोनों का यूनियन का आंसर क्या आएगा? इन दोनों के यूनियन का आंसर 3 आएगा, इंटरसेक्शन का 3 आएगा, यूनियन का आएगा 1 2 3 4 5। बेसिक याद है तभी एलिमिनेट कराओगे, ठीक है, वरना डी मॉर्गन लॉ तो है ही हमारे पास। 14 के बाद देखिए 15, हाँ 14 के बाद देखिए 15। ये सवाल जिसने कर लिया ना 15 नाम आ जाएगा उसका, ऐसा समझिए। सवाल टफ नहीं है बहुत, सवाल टफ नहीं है बहुत, लेकिन समझ में आ जाए कि आपने पढ़ा कैसे। बाई सेलिंग 45 लेमन्स, बेटा 15 है ना ये। बाई सेलिंग 45 लेमन्स, बाई सेलिंग 45 लेमन्स, अगर आप 45 लेमन्स को बेच रहे हो फॉर ₹40, 40 रुपए के, फॉर ₹40, 40 रुपए के, अ मैन लॉसेस 20%, तो एक आदमी को नुकसान हो रहा है 20% का, ठीक है। आगे लिखिए, हाउ मैनी शुड बी सेल, कितने उसे बेचने चाहिए, हाउ मैनी शुड बी सेल, कितने उसे बेचने चाहिए, फॉर ₹24, 24 रुपए के, फॉर ₹24 टू गेन 20%, ताकि कितना प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट। अच्छा गेन लिख तो दिया, टू गेन 20%। ऑप्शन नंबर ए 16, 18, 20, 22। अकेले पेज पे एक ही सवाल विद, तो याद है क्या, तो आंसर बताओ। छोटा सा लॉजिक है, अगर वो देख लिया तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, वो नहीं भी देख पाए तब भी आ जाएगा। आंसर बताइए कितना आ रहा है, बस सवाल तो समझ में आ गया ना। बढ़िया पेपर था वैसे 22-23 का। बेटा ऑनलाइन में भी आप में से किसी को बोर्ड पे करना है, इनका जल्दी आया था कुछ नहीं। हाँ आप में से किसी को बोर्ड पे करना है, इतने 18 कानों में मेरे आवाजें आएंगी। तीन लोगों का है 18 और ऑनलाइन में 4। हाँ अर्शिया तुम्हारी आ जाओ बोर्ड पे कर दो। बस ऐसा लिखना कि समझ में आ जाए, और इधर से लिखना। बाकी लोग करिए, करके देख रहे हो, कॉन्फिडेंस इतना है नहीं कर पाएंगे।
प्रीव्यू। हाँ समझाओ समझाओ। वो एसपी है, ये तो आपको पता ही है, एसपी है। हाँ ये बोलना चाह रही है इसने यहाँ पर डबल स्टार रिजल्ट लगाया। डबल स्टार रिजल्ट क्या होता है? एसपी इक्वल टू सीपी, लॉस दिया हो तो माइनस, 100 में से 20 गया 80 बचा। बस ये बात याद रखिएगा, वो जो इसने एक्स्ट्रा चीज ले ली है 45, वो इस वजह से ले लिया, उसमें दिया हुआ है कितने लेमन्स दिए हुए हैं, हाँ इसीलिए। ठीक है, यहां से सीपी आ गया। ये सीपी कितने की है? 10 रुपए की। हाँ ये सीपी कुल मिला के ये कह सकते हैं एक लेमन की सीपी है ना। दिस इज द सीपी ऑफ 1 लेमन, दैट इज 10/9। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना एक लेमन की सीपी 10/9, ये रेट है, यानी 10 इतने के। अब वहां पर क्या दिया हुआ है, लाइन पढ़ो जरा जो पूछा है। 20 पूरी लाइन पढ़िए एक बच्चा को इंग्लिश में। अरे इंग्लिश में पढ़ दो, मैं समझ लूंगा, इतनी अच्छी है। हाँ यानी कितने लेमन्स बेचे जाएं 24 रुपए के, नंबर ऑफ लेमन्स पूछ रहा है, तो 24 इज द एसपी, और नीचे ये नंबर ऑफ लेमन्स लिख रही है जैसे यहां लिखा है। ये इतने के कितने 9 लेमन, उसी हिसाब से 24 के कितने एक्स लेमन, ये एसपी है रेट के टर्म में। और फिर से डबल स्टार रिजल्ट है। ये 120 कैसे हो गया भाई? एसपी इक्वल टू सीपी वही रखिए, देखो इसने 10/9, ये डबल स्टार रिजल्ट है। एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। एसपी इक्वल टू सीपी कितनी निकाली है? 10/9, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20, डेट इज 120 बाई 100। बस इसने एसपी की जगह ये लिख दिया, मैं लिखा हुआ ना 24 रुपए के कितने, तो 24 रुपए के एक्स, ये एसपी है। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आई है 80। इज इट क्लियर? अगर किसी को ये वर्जन समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो वो फिर आराम आराम से एक का निकाल के कर ले, अगर ये अपॉन करके समझ में नहीं आया तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है आपके नहीं आया होगा। दोनों बार डबल स्टार रिजल्ट तो आता है ना आप लोगों को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो गया, अपॉन में क्यों चला गया, तो एक का निकाल के कर लीजिए। कैसे एक का निकाल के कर लीजिए? ये 45 लेमन की एसपी 40 रुपए है। एसपी 45 लेमन की कितनी है? 40 रुपए। आप एक लेमन की एसपी निकाल लो, एसपी ऑफ 1 लेमन, जो हो जाएगी 40 बाई 45, दैट इज 5 8 40, 5 9 45। इज इट क्लियर? बोल रहा है बाई सेलिंग 45 लेमन फॉर रुपीज 40, यानी 45 लेमन की 40 रुपए है, तो एक लेमन की हो जाएगी 40 बाई 45, 60/9। अब डबल स्टार रिजल्ट लगा लो। डबल स्टार रिजल्ट क्या होता है? एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। लेकिन अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक की बात करना स्टार्ट कर दी है, तो सीपी भी कितने लेमन की निकल के आएगी? एक की। यहां से निकाल लो आप, दिस विल बिकम 8 1 8 और 0 10, और सीपी विल बी इक्वल टू 9/10। इसका भी यही आ रहा था, वो मतलब है सीपी एक लेमन की। हाँ तो ठीक तो है, उल्टा करेंगे 10/9 हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी में। मैंने कोई गलती कर, अच्छा 10/9 सही है। ये 10/9 एक लेमन की सीपीआई है। अब आप दोबारा से डबल स्टार लगा लो, किसके लिए? प्रॉफिट टैग 20% के लिए। ये तो क्लियर है। तो वो जो उसने डायरेक्ट लिख दिया है वो ऐसे है, ठीक है। ये आपको सबको कर लेना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का सबसे हल्का वर्जन यही है जहां पर डबल स्टार रिजल्ट लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फटाफट। 15 के बाद लिखिए 16। ये कितने लोगों से हो पाया था? 1 2, आधा सा हो गया था, तो नंबर पूरे से जाते हैं।
चलिए 15 के बाद 16, 15 के बाद 16, फटाफट आंसर दीजिएगा 2 स्टेप में। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ बराबर है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी से, उनकी स्पीड 46 और 36 है, एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड आपको दी हुई है। फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर वन इन 36 सेकेंड, टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस दिया हुआ है कितना, 36 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज व्हाट, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाए, 50, 80, 82 नन मीटर में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज, ऑप्शन नंबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा ये दोनों जगह माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑप्शन नंबर सी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ पहले तो 16 का आंसर बताओ, 50। कौन सा फॉर्मूला, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का, d इक्वल टू एस इंटू डी। भाई डिस्टेंस, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितनी लेते हैं, दोनों की लेंथ का सम, दोनों की लेंथ कैसी है, बराबर है, बराबर का मतलब l प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l। स्पीड सेम डायरेक्शन में 46 में से 36 गया, लेकिन ये 10 किलोमीटर पर आवर में इंटू 5 बाई, टाइम कितना दे रखा है अपने लोगों को, 36। सॉल्व दिस, 18 टू जा 2l विल बी इक्वल टू 5 टू जा 10, 100, l विल बी इक्वल टू, हर ट्रेन कितने की है, 50 मीटर की है। इसका आंसर बताइए। हम में जितने एग्जाम में बैठे होंगे सबको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी नहीं याद होगी, मान लीजिए नहीं याद है, मुझे तो नहीं याद है, कैसे लगाऊंगा आंसर, नहीं याद मुझे, सच में नहीं याद, मैं कंफ्यूज होता हूँ का प्लस का माइनस, कैसे लगाएं, इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, एग्जैक्टली आप ये देख रहे हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाना चाहिए। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट करा रहा हूं, ए, तो ए ये है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कितने लोग बता रहे हैं, ये बताया था ना किसी ने, पीछे लोग कुछ बता रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए भैया, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू दिस ए स्क्वायर बी, बी इंटू दिस माइनस बी ए स्क्वायर, बी इंटू दिस माइनस का बी क्यूब, बी इंटू दिस माइनस का ए बी स्क्वायर, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर भी, क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सवाल मेरिट डिसाइड करते हैं, छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए आपके पास ऑप्शन है। जितने ऐसे सवाल थे मैंने सब एलिमिनेट करके दिखाए आपको, याद नहीं होता, कौन याद करके जा रहा है, तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी कभी भूल जाते हो, ये तो तब भी क्यूब है, तो हम याद नहीं करते, वी हैव टू एलिमिनेट, हम एलिमिनेट करा लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि जय माता दी कर रहे हैं बैठ के, छोड़ेंगे नहीं का मतलब एलिमिनेट कराइए कैसे भी करके, तुक्का नहीं कह रहा, ठीक है। आगे बढ़िए, गर्मी हो रही है, बस 5-10-15 मिनट और दे दो आप, लास्ट खत्म कर ले रहे हैं। 17 के बाद 18, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसे छोड़ के 18, 17 के बाद 18 ज्योमेट्री का सवाल है। 18, द एलएसए ऑफ अ सिलेंडर, द एलएसए ऑफ अ सिलेंडर, द LSA of a cylinder is 4224.
इज 4224। किसी सिलेंडर का LSA 4, व्हाट इज द LSA ऑफ सिलेंडर? फुल फॉर्म बता रही है यार, फॉर्मूला क्या है LSA का? 2 पाई RH। LSA ऑफ अ सिलेंडर इज 4224। इट इज कट अलोंग द हाइट, बहुत बढ़िया सवाल है, इट इज कट अलोंग द हाइट, उससे हाइट वाइज काटा गया, इट इज कट अलोंग द हाइट, ऐसे करके काटा गया हाइट वाइज, ठीक है। एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट, एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट, और क्या बना ली गई? एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली गई। क्या ये हो सकता है? हाँ, आप किसी भी सिलेंडर को ऐसे बीच में से काटिए, खुल जाएगा, वो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ 33 है। विड्थ कितनी है? 33 मीटर, ठीक है। तो बताइए उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरी ऑफ द शीट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b, जिसमें से उसने b दे दी है, आपको सारा फोकस करना है लेंथ निकालना है, सही है। ऑप्शन 232, 332, 322, 161। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, इसलिए पहले ये कर लो। बेटा मुझे नहीं पता, देख आप बताओ, ये तो करिए करिए करिए। ये सवाल हमारा टाइम लगने वाला सवाल है, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। अरे कोई खेल चल रहा है क्या? YouTube पे क्लास अपलोड हो रही है मेरी वाली? मैं ये बता सकता हूं बस, जैसे ये सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है, इसको यूं काटा और यूं काट करके यूं खुल गया, तो ये या ऐसे समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको अलोंग द हाइट काटा, आप मुझे बताइए, बल्कि ये मैंने इसको काटा अलोंग द हाइट, ये यूं खुल गया, इसकी ये वाली वैल्यू दी हुई है विथ, ये नहीं दी हुई। आप बहुत ध्यान से देखो जरा, जब ये ऐसे मुड़ा हुआ था, ये ऐसे मुड़ा हुआ था, तो ये जो इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, वो किसके बराबर थी? 2 पाई आर। हो गया सवाल। ये कह रही है 2 पाई आर कहां से आ गया, इसीलिए फिगर दिखा रहा था, अभी इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करा था। देखो दोबारा, ये सिलेंडर है ये, ठीक है, इसको आपने अलोंग द हाइट काटा ऐसे, ये खुल गया, ये क्या बन गया? इसकी ये दे रखी है ये विथ, ठीक है, ये क्या है? लेंथ। ध्यान से देखो, जब ये लेंथ सिलेंडर की फॉर्म में थी, तो ये लेंथ किसके बराबर है? ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर सरकमफेरेंस, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर ही तो है, करिए। और हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट जितनी विथ है, जितनी इसकी ये विथ है ना, ब्रेथ, वही सिलेंडर की हाइट है। फील नहीं कर पा रहे क्या? कर लो एक उसमें आंसर, ये सिलेंडर होता है या नहीं? इसकी हाइट क्या होती है? यही तो हाइट है इसकी, यहां से लेके यहां तक। ये आपने काटा अलोंग द हाइट, अलोंग द हाइट का मतलब ऐसे काटा, और ये ऐसे खुल गया, ये क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ये क्या है? जो पहले सिलेंडर की क्या थी, यानी जो विड्थ दे रखी है वो सिलेंडर की हाइट है। ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो सिलेंडर के इसके बराबर है, और ये 2 पाई आर है, यानी लेंथ की वैल्यू 2 पाई। 2 स्टेप का सवाल है बस। कितना आ रहा है? 382। सी ऑप्शन ना। बहुत से लोग तो पाई की वैल्यू रख रहे होंगे, रख रहे हो ना? नहीं, बहुत आसान है।
अगर आपने वो काटने वाली चीज जो मैंने अभी करा था वो समझ, देखिए भाई हमें क्या दे रखा है, एल ऐसे होता है 2πr(h), यही होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 4,224। मैं चाहता क्या हूं पहले वो समझा देता हूं आपको। पेरीमीटर चाहता हूं, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मेरे पास है। बी कितना है, यानी मेरा सारा फोकस इस बात में कैसे भी क्या आ जाए, लेंथ आ जाए। ठीक है भाई, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, 2πr की वैल्यू। भैया 2πr की वैल्यू आ गई बहुत आसानी से, क्योंकि इसका h तो मुझे पता है। ये मत कहना h नहीं पता, अभी अभी बताया है भैया। जो इसकी विड्थ है वही सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो ये जो विड्थ दे रखी है ना, यही सिलेंडर की हाइट है। ये फील आ रहा है या नहीं, ठीक है। इंटू 33 इज इक्वल टू 4,224। हमें पाई वाई नहीं रखना, हमें तो 2πr निकालना है कितना होता है। 4,224 डिवाइडेड बाई 33, नीचे 33 है तो दोनों 11 से जा रहे होंगे, है ना। कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है क्या, एग्जैक्ट कट के आ रहा है 128। अब बस आपको ये फील दोबारा से लेनी है, जो 2πr आया है, यानी ये 2πr, यही तो लेंथ है। यूं मत करो, आ रही है ना ये फील, यही 2πr कौन है, लेंथ है। 128 आ गई, खत्म सवाल। 2 ब्रैकेट 128 प्लस 33, बेटा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 322 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या चेक कर रहा था वो, मैंने आपको हमेशा हर बैच में बोला है 3D में आपको सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फिगर। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए पेरीमीटर का और उसका। इज इट क्लियर, बस बस छोड़ रहा हूं 10 मिनट और, बस ऐसे ही बता दोगे ये सवाल तो लिखते ही खत्म हो गया, बस पेपर तो देखिए, बस छोड़ रहा हूं। 18 के बाद 19, बस गर्मी मुझे पता है बहुत ज्यादा लग रही है, बस इसका आंसर और दे दो, 2 सवाल बस और। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फटाफट से। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हुज टू साइड 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, जिसकी दो साइड 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द सॉरी एंड द एंगल एनक्लोज्ड इज 30 डिग्री, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। फटाफट से आंसर दो, 120 60 30 25, 120 60 30 25 20, 20वां सवाल, बस ये आखिरी सवाल है, 5 तुम खुद से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विच इज नॉट द, वो दे नहीं रहा मैं, याद कर रखे, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का इसमें से कौन मेजर नहीं होता, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल क्वार्टाइल, बस ये लास्ट करके छोड़ दूंगा, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड। हाँ पहले का आंसर क्या, अच्छा इसमें जो आप 5 सवाल बचे वो एजेस और डायरेक्ट वाले, वो आप खुद देख लेना। पेपर है 22-23 का, बाकी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा 22-23 के पेपर के 5 सवाल। इसका आंसर क्या आएगा 19 का, क्या लगेगा, ज्योमेट्री का सवाल, हाफ BC साइन थीटा, यही पढ़ा है फॉर्मूला। साइन थीटा मतलब साइन 30, भाई ये हो गया 120/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 4 4 3 12, 30, सही है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होता है, यही नहीं होता। जो मीन मीडियन मोड है ना वो तो है ही, वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। मीन मीडियन मोड के अलावा परसेंटाइल, क्वार्टाइल, हाँ परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही होते हैं। जब भी मेरे मुंह से सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड निकलता है तो मैंने आंसर में यही सुना है हमेशा, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड के अपार्ट परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स ही होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर नहीं होते उनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर नहीं है दे आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो है मैमडी,
मीन डेविएशन, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन। ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। कल वाली जो क्लास है उसमें हम 3 साल के जो पेपर डिस्कस कर चुके हैं उसका रीजनिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? मत आना तुम। क्या कर ले? सुबह में मेरी 4 घंटे क्लास फाइनल चैप्टर 1 के साथ चल रही है। उससे पहले क्या फजर पढ़ते हैं सर?